प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं पाठ में अपरिमेय संख्याएं की चर्चा की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में वास्तविक संख्याओं को परिभाषित करते समय हमने ये चर्चा किया होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों के सम्मिलन को अर्थात दोनों को मिला देने से प्राप्त होने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर उन्हें कहते हैं। आज की जो चर्चा है वह परिमेय संख्याओं के बारे में है ही। परिमेय संख्याओं को सिद्ध करने की भी चर्चा हम करेंगे। वास्तव में अपरिमेय, जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। अपरिमेय संख्याओं के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि हम परिमेय किसे कहते हैं, क्योंकि परिमेय में अ जोड़ देने पर अपरिमेय प्राप्त हो गया है और अ का शाब्दिक अर्थ हिंदी के हिसाब से नहीं से लिया जाता है। अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वो परिमेय कौन हैं। तो पहले हम बता रहे हैं आपको परिमेय किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0, अर्थात p/q के रूप में जहां p व q इंटीजर्स हो अर्थात पूर्णांक हो तथा q ≠ 0 अर्थात हर का मान 0 के बराबर नहीं हो, उन्हें आप परिमेय कहते हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय न हो, परिमेय न हो, अपरिमेय कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय कहलाती हैं। इसी का दूसरा, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें, जहां p व q पूर्णांक हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं।
वैसे P/Q के रूप में हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या में बटे 1 कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो P/Q के रूप में तो होगा, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। प्रश्न इसका है, उदाहरण के लिए हम अपरिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, करड़ी में 10। ये सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय हैं, लेकिन ये क्यों अपरिमेय है यह मुझे जानना आवश्यक है, आपको समझना आवश्यक है कि ये अपरिमेय क्यों है। आखिर करड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2/1, करड़ी में 10 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 10/1, करड़ी में 7 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 7/1। तो ये क्या P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन ये जो इसे P और Q आप कह रहे हैं उसमें P पूर्णांक होना चाहिए। यदि P पूर्णांक नहीं है तो वह परिमेय नहीं होगा। अर्थात आप करड़ी में 2 की बात करिए, क्या करड़ी में 2 का जो वर्गमूल है वह केवल पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है? नहीं होता है। यह जो करड़ी में 2 है उसका वर्गमूल डेसिमल के रूप में प्राप्त होता है, दशमलव के रूप में प्राप्त होता है, जिससे यह बात स्पष्ट है कि जो करड़ी में 2 है वह पूर्णांक नहीं है। यह करड़ी में 2/1 में करड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है, अर्थात इंटीजर नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यह पूर्णांक नहीं है। अतः करड़ी में 2 परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय है। यह आखिर ये बात मैं क्यों आप पर को समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि आखिर करड़ी में 2 को जो हम P/Q के रूप में लिखे हैं, वास्तव में P के जगह पे करड़ी में 2 है, लेकिन परिमेय की परिभाषा में जो P है अर्थात अंश है वह पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय है। आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करिए, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं अपरिमेय संख्याओं के लिए, उसमें एक बात आपको दिख रही होगी। यहां एक क्रम को देखें तो यहां करड़ी में 4 छूटा है, यहां करड़ी में 9 छूटा है, अर्थात 2 संख्याएं हैं, करड़ी में 4 और करड़ी में 9। आखिर इन्हें मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि करड़ी में जो 4 है इसकी वैल्यू ±2 होती है। वह क्यों ±2 होती है? क्योंकि कोई भी राशि, करड़ीगत राशि यदि है, यदि उसकी घातांक 2 है, यहां ये चीज एब्सेंट रखी गई है। वास्तव में जो एब्सेंट है वहां 2 एब्सेंट रखा गया है। वैसे जैसे आप देखिए x कोई संख्या हो, इसके पहले 1 एब्सेंट है जिसका गुणनफल होता है, इसके पहले चिन्ह एब्सेंट है जिसका प्लस चिन्ह होता है, इसकी घातांक एब्सेंट है जिसका मान 1 होता है, इसका भाग बटे में है वो भी 1 होता है। अर्थात ये बहुत सारी चीजें एब्सेंट रखी जाती हैं, लेकिन उसका सेंस है। ठीक ऐसे ही यह करड़ी में 4 है, अर्थात इसकी घातांक 2 है। करड़ीगत राशियों के रूप में घातांक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन यदि मैं लिखता 3 तो 4 के साथ ये 3 लिखता। मैं इसमें बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। हम ये चाहते हैं कि आपके जो मान करड़ी में 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं +2 × +2, अर्थात करड़ीगत राशियों का आपस में समान पद हों, चिन्ह समान हो तो वह राशि बाहर निकलती है, प्लस हो जाता है, +2। इसमें जो होगा वह -2 × -2, इससे पता चलता है ये -2 प्राप्त हुआ, अर्थात इस मान को हम +-2 के रूप में लिखते हैं। और जब हम +-2 के रूप में इस मान को लिख लिया, अर्थात करड़ी में 4 की वैल्यू +-2 प्राप्त हो गई, तो करड़ी में 4 का मान जो +-2 है उसे क्या लिख सकते हैं? +2/1। फिर लिख सकते हैं -2/1। आप बताइए
यह p है, यह q है, अंश पूर्णांक है, हर पूर्णांक है, अंश पूर्णांक है, हर पूर्णांक है, इसलिए वो संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। जिससे एक बात स्पष्ट हो गई कि वे सभी संख्याएं जो करणीगत राशियों के रूप में होती हैं और करणी से उन्हें हम विरत नहीं कर सकते, करणी से अलग नहीं कर सकते, वे सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। विरत का सेंस क्या? करणी में 4 है, करणी के साथ अटैच है, करणी के 4 के में करणी जुड़ी हुई है, तो क्या ये करणी में 4 के मान को करणी से हम विरत कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये मान क्या है? +-2 के रूप में है। क्या +-2 में कहीं करणी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। ठीक इसी बार करणी में 9 को देखिए, +-3 होगा, करणी में 16 को देखिए, करणी में 25 को देखिए, ये समस्त जो मान हैं वो करणीगत राशियों के रूप से में नहीं है, इसलिए ये सभी की सभी संख्याएं जो करणीगत राशियों से विरत हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, परिमेय कहलाती हैं। और वे सभी संख्याएं जो करणीगत राशियों के रूप में हैं, करणी उनसे विरत नहीं हो सकता, हट नहीं सकता, उन्हें आप अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब एक प्रमेय की चर्चा करूं, इसलिए इस प्रमेय की चर्चा करना आवश्यक है कि आगे आने वाले परिस्थितियों में जब हमें यह सिद्ध करना होगा, सिद्ध कीजिए कि यह राशि अपरिमेय है, तो उसके लिए यह प्रमेय निश्चित तौर से आपके सहयोगी के रूप में रहेगा। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं एक थ्योरम, जिस थ्योरम में हम बात करेंगे अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के स्टेटमेंट की, और उसी आधार पर आप उसके स्टेटमेंट को भी सिद्ध करेंगे, उसमें इसका हम उपयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि उस दिए जाने वाले राशि का स्टेटमेंट क्या है। जो प्रमेय है जिसे आप थ्योरम कहते हैं, यदि P A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। अर्थात A² इज डिविजिबल बाई P, देन A डिविजिबल बाई P होना चाहिए। इस चीज को हम सिद्ध करना चाहते हैं। थोड़ा सा गौर करें, इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। आपने गुणनखंड प्रमेय पढ़ा होगा, जानते हैं किसी भी भाज्य संख्या के बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अर्थात यदि मैंने माना संख्या A है, तो A के बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। वह P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, अप टू सो ऑन। हमने सपोज किया कि जो A संख्या है, जो भाज्य है, उसकी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में P1 है, P2 है, P3 अप टू सो ऑन। बहुत सारे पद हो सकते हैं, 2 ही पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं। तो आप बताइए यदि A ऐसा है तो A² क्या होगा? A² बराबर होगा P1 P2 इंटू P3 डैश डैश डैश, फिर होगा P1 P2 P3 डैश डैश डैश। अर्थात A² मतलब इसका 2 बार गुणा हमने किया, और
एक चीज यहां देखें, दिया जा रहा है कि ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है। ए स्क्वायर को, चूंकि ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है, पी विभाजित करता है, अतः ए स्क्वायर का एक गुणनखंड पी होगा। ए स्क्वायर का एक गुणनखंड पी होगा। तो आप एक बात जानते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हमने चर्चा किया था कि किसी भी भाज्य संख्या के अनेक अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन उनके क्रम को छोड़कर वे अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। अर्थात जो भी क्रम को यदि हम ध्यान न दें तो जो गुणनखंड एक बार करेंगे, दो गुणनखंड दूसरी बार करेंगे, दो गुणनखंड तीसरी बार करेंगे, लेकिन ये सभी गुणनखंड अभाज्य होने चाहिए। तो उसमें जो अंक होंगे, जो पद होंगे, वो अलग अलग नहीं हो सकते। अर्थात ए स्क्वायर का पी एक गुणनखंड है। अर्थात ये भी कन्फर्म हो गया कि इस दिए जाने वाले P1, P2, P3 में कोई न कोई P होगा। यह कैसे? आधारभूत जो गुणनखंड प्रमेय है उसके आधार पर अद्वितीयता के कारण, अर्थात यूनिकनेस के कारण ऐसी ये बात हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में यदि अद्वितीय के कारण है तो यह तब होगा जब अतः P, P1, P2, P3 में से कोई न कोई पद होगा, कोई न कोई पद होगा। और आप बताएं, यदि P कोई न कोई पद P1, P2, P3 से हो गया तो A जो है इसमें P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू सो ऑन जो पद हैं, अर्थात इसमें कहीं न कहीं P होगा। अर्थात A का एक गुणनखंड क्या होगा? P होगा। अतः इसलिए A का एक गुणनखंड P होगा। अतः A को P विभाजित करेगा। यही हम दिखाना चाहते थे, यही हम सिद्ध करना चाहते थे। इससे एक बात स्पष्ट हो चुकी कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी एक संख्या से विभाजित होता है तो वह निश्चित तौर से वह संख्या भी उस दी गई संख्या से विभाजित होगी। और यह हम किसी उदाहरण से भी देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि 16 4 का वर्ग है, आपने किया 16, तो 16 कट गया 2 से, तो वो संख्या 2 यदि होती है तो 4 स्क्वायर अर्थात 4 भी 2 से डिविजिबल होगी। और इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि यदि ए स्क्वायर को पी विभाजित करता है तो निश्चित तौर से ए को भी पी क्या करेगा? विभाजित करेगा। और इस आधार पर हम प्रमेयों की चर्चा करेंगे, या ये कह सकते हैं कि हम सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि जो समस्त जितनी करणीगत राशियां हैं जो करणीगत राशि से विरत नहीं हो पाती, वह सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और उन्हें हम सिद्ध करने में इस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। शेष अगली क्लास में मुलाकात होने पर धन्यवाद।